नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं हिंदी साहित्य से जुड़े विभिन्न प्रकार के साहित्यिक सामग्री को वीडियो के रूप में अपलोड करती हूँ। इस बार मैं शुरू करने जा रही हूँ दलित लेखक डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का पहला भाग, जिसका शीर्षक है मुर्दहिया। यह रचना 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस रचना में तुलसीराम के जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई करने तक की कथा है और दलित जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। इसके अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण परिवेश और भारतीय ग्रामीण परिवेश के भीतर धड़कते लोक संस्कृति का विवरण भी हमें मिलता है। इस सीरीज़ में मैं कुल 8 वीडियो के अंतर्गत इस पूरी आत्मकथा का पाठ करूंगी, जो विद्यार्थियों के सुनने और देखने के लिए है। महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित किया जाएगा ताकि वीडियो सुनने के दौरान आप समझ सकें कि कौन से स्थल महत्वपूर्ण हैं, वैचारिक दृष्टि से भी और पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी। सबसे पहले अंक में मैं लेखक का परिचय और मुर्दहिया की भूमिका की चर्चा करूंगी। तो शुरू करते हैं डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया का पाठ। लेकिन पहले लेखक का सामान्य परिचय। डॉक्टर तुलसीराम का जन्म 1 जुलाई 1949 और मृत्यु 13 फरवरी 2015 को हुई थी। दलित लेखन में ये एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनकी लेखन में शांति, अहिंसा, करुणा व्याप्त है। इनकी पत्नी का नाम प्रभा चौधरी और पुत्री का नाम अंगिरा है। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने पहले आजमगढ़ से पढ़ाई की, तत्पश्चात जेएनयू तक आए हैं और जेएनयू में प्रोफेसर के रूप में काम किया है। लेखन कार्य की चर्चा करें तो डॉक्टर तुलसीराम ने अपने लेखन में तमाम दलितों के कष्टों, यातनाओं, प्रताड़नाओं पर खुलकर लिखा है। उनकी लेखनी की एक विशेषता यह भी है कि तमाम दलित लेखकों से अलग उनके अचेतन पे बुद्ध का प्रभाव रहा है। उनकी आत्मकथा अगर आप पढ़ें, जिसका पहला भाग मुर्दहिया तथा दूसरा भाग मणिकर्णिका है, उसमें एक सुचिंतित ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से दलित जीवन की गाथा कही गई है। तो आइए हम सबसे पहले मुर्दहिया आत्मकथा का अनुक्रम देखें। इस आत्मकथा के अनुक्रम में डॉक्टर तुलसीराम ने इसको कुल 7 भागों में बांटा है। उसके पूर्व उन्होंने भूमिका लिखी है। तो पहले भूमिका पढ़ लेते हैं। भूमिका से इस पुस्तक की महत्ता का बहुत कुछ परिचय हमें हो जाता है। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों ही मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता।
मुर्दहिया सही मायनों में हमारे दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दहिया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसे कोई अदना जब भी पैदा होता है, वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है, तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले जोगी बाबा लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटिनियाँ, गिद्ध प्रेमी पागल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे निंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रह रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले की जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है, वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा साही, सियार और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथानी नहीं मिट पाती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दहिया के सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दहिया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। भूमिका यही समाप्त होती है। आगे लेखक ने अनुक्रम दिया है। अनुक्रम 7 खंडों में है या 7 अध्याय हैं इसके। पहला अध्याय भूतही परिवार की भूमिका, भूतही पारिवारिक भूमिका। दूसरा मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। तीसरा अकाल में अंधविश्वास। चौथा मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वां भूतनिया नागिन। 6ठा चले बुद्ध की राह। 7वां आजमगढ़ में फाका कसी। आगे के वीडियोज़ में मैं प्रत्येक अध्याय में पर एक वीडियो बनाऊंगी, अर्थात प्रत्येक अध्याय के लिए का पाठ एक वीडियो में रहेगा। तो आगे के वीडियो में सुनते हैं मुर्दहिया की आगे की कथा। धन्यवाद।